छोटा सा इंट्रोडक्शन गिरीश जी का और अपना भी दे देता हूँ। मैंने शायद गिरीश जी से जब भी मुलाकात की पिछले 10-12 साल से सर, अलग अलग चैनल्स में मैं रहा एज एन स्टॉक एडिटर। अभी मैं यहाँ पे हूँ, न्यूज़ एडिटर हूँ ET नाउ में। और क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी है, तो जब भी आपसे मुलाकात हुई तो बड़े ही खुले दिल से आपसे मुलाकात हुई और आपने अपने सारे फैक्चुअल डाटा बहुत ही अच्छे से रखे, जो मेरे को लगता है एक बिज़नेस जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जब गिरीश जी ऑलरेडी फाइनेंसिंग की बात बोल रहे हैं, मेरे को लगता है कि सारी बात एक तरफ, पैसे की बात एक तरफ, तो जो पैसे की बात है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसी पैसे की बात से शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ जो बिल्कुल बैठे हैं साथ में मेरे, उनका नाम है अजय जी। अजय जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। HDFC से हैं आप, और बिल्कुल उनके साथ में बैठे हैं। मैं एक एक करके थोड़ा सा मैं और समझा दूँ। हाँ। अजय जी के बारे में बता दूँ, इन्होंने टोटल HDFC के साथ मिलकर जो फंडिंग की है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट लैंडिंग आपने की हुई है। 44,000 करोड़। जी हाँ। सो मैं और मेरे ब्रदर ने HDFC क्रेडिला शुरू की थी। तब वो क्रेडिला थी, पहले मेरिल लिंच इन्वेस्टर थे। 2008 साल में सुबह उठे तो देखा बैंक ऑफ अमेरिका हमारे पार्टनर हो गया, फिर HDFC ने उनका स्टेक लिया एंड वी बिकेम HDFC क्रेडिला। और सर ने जैसे कहा, तो अभी तक क्रेडिला का बैलेंस शीट अभी 44,000 करोड़ के आसपास है। 44,000. We were India's first dedicated education loan company, and Excellent. Yeah, now it has become the largest private education loan lender of India. तो आपके पास बहुत सारी अभी लाइन लगने वाली है किसी के बाद, क्योंकि आपने बोल ही दिया कि इतना फंड है और इतनी बड़ी कंपनी है। और मेरे साथ नीरज जी भी हैं। नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। आप ऑक्सिलो फिनसर्व के हैं, MD एंड CEO। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला आज, और आप भी लोन्स के बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा मेरे को आप और अपने बारे में अगर बता पाएँ तो। तो आई थिंक अजय जी आई थिंक विजनरी हैं, पायनियर हैं। इनको देख के हम लोग भी एजुकेशन फाइनेंस में, और आई थिंक अजय जी का फोकस वाज, क्रेडिला का वाज ओनली ऑन द स्टूडेंट्स, बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए। हमने खोला तो हमारा फोकस हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी थे, स्कूल्स भी थे। तो आई थिंक ये मेरी सेकंड कंपनी एज अ प्रोफेशनल। आई थिंक ही वाज अ प्रमोटर ऑफ क्रेडिला। आई ओपन द फर्स्ट कंपनी एज अ प्रोफेशनल CEO, एंड देन सेकंड कंपनी इज ऑक्सिलो। तो हमारा भी अभी ऑक्सिलो का वी आर द थर्ड लार्जेस्ट, आई थिंक क्रेडिला बीइंग द नंबर 1। और सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ अजय जी, पहले आपके पास में। हम 44,000 करोड़ की तो आपकी कंपनी है सर। 4% GDP का एजुकेशन पे खर्च होता है। आगे का रोड मैप क्या है? आप कहाँ पे जाएंगे? देश की फंडिंग कहाँ पे जाएगी एजुकेशन के लिए? ये आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा कालरा जी आपने। मुझे लगता है इसको अगर हम देखें कि इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें यह लिखा गया है कि बाय 2035 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शुड गो अप फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ अबाउट 27% टू 50%। तो पूल बहुत बड़ा है, और उसका नंबर्स में अगर बात की जाए तो 265 मिलियन स्टूडेंट्स आर इन K-12, मतलब किंडरगार्टन टू 12th में। 12th क्लास। और हायर एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, मतलब 12th के बाद का जो एजुकेशन है, उसमें अबाउट 43 मिलियन स्टूडेंट्स है। तो ये मैसिव पूल है। तो इंडिया का ये पूल वहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे आपने बात कही कि गवर्नमेंट फंडिंग उसमें कितना आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली गिवन द कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा हो या स्टेट्स का पैसा हो, तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होना ये स्वाभाविक है। उसके राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है, उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट का फंडिंग हो रहा है। इसलिए हायर एजुकेशन के लिए अगर इस स्केल पर फंडिंग जुटाने की अगर अपेक्षाएं हम गवर्नमेंट से करें, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। इसलिए इसका जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मुझे ये समझ आता है कि हमको ये देखना होगा कि फंडामेंटल लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग क्लासेस, इनको बेसिक फीडर तो है एजुकेशन लोन्स। तो एजुकेशन लोन्स के लिए हम उसको कैसे सिस्टमिक सॉल्यूशन निकालें कि जहाँ पर जो भी एजुकेशन लोन चाहता हो उसको अगर मिले, तो कॉलेजेस के पास फीस भी हो ज़्यादा, क्वालिटी एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो फीस ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टूडेंट्स भी फंडेड हो सकते हैं। तो उसके बारे में अगर उसमें टाइम मिला तो हम सिस्टमिक इसका सोल्यूशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। जहाँ तक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है, तो उसके 2-3 मॉडल्स उभर कर आ रहे हैं अभी। एक जैसे कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है, उसके लिए अगर एक अलग कंपनी रहे, उस कंपनी को फंडिंग ये की जा सकती है, वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल एक उसका तरीका है। दूसरे उसके इन्वेस्टर्स भी अलग है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहेंगे तो उनका फी इनकम इज प्रेडिक्टेबल, उनको फी आनी है। सो दैट बिकम्स अ लैंडेबल बिजनेस मॉडल
and which is beyond the purview of the trust structure as Girish ji was saying. तो ये एक तरीका हो सकता है. दूसरा, जो अभी जिस रफ्तार से नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो लैब्स बहुत सारी रीइन्वेंट और रीओरिएंट होना ज़रूरी है. उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि एक अलग कंपनी बना के वो लैब्स को किसी प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ टाई अप करे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ वो रेवेन्यू शेयर करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी फंडिंग कराए इन ऑन अ सेपरेट प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स का तो लर्निंग आउटकम बढ़ेगा ही, लेकिन ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है. वो दूसरा हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हाँ. एक सिर्फ नंबर जो मतलब आपने मेरे को मोटा मोटी बता दिया कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है सिस्टम में, चाहे वो पूरा ना हो के उसके अंदर से आधे आधा कर दें, मैस का खर्चा ले लें या किसी और चीज़ का खर्चा ले लें. आजकल कुछ फंड्स ऐसे आ गए हैं जो ये बोलते हैं कि मान लीजिए आपने एक हॉस्टल फैसिलिटी बनाई है और उस हॉस्टल फैसिलिटी की टोटल कीमत 50 करोड़ रुपया है, तो वो आपसे उस हॉस्टल फैसिलिटी के बदले में आपको 50 करोड़ रुपए का फंड देंगे और आपसे एक रेंटल इनकम तय कर लेंगे हर साल की कि अगले 20 साल तक आपको 50 करोड़ रुपए आज मिल गया वो, ठीक, तो आपने जो पैसा लगाया वो आपको पूरा हाथ में आ गया और वो आपसे तय कर लेंगे कि आप अगले 20 साल तक का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करिए आपके कॉलेज के माध्यम से कि आप मेरे को इतना रेंटल इनकम हर साल का देते जाएंगे. वो रेंटल इनकम 5 से 7% तक का भी वो लेने को तैयार है. तो आपको आपका पैसा तुरंत मिल गया जो आपको चाहिए, जो भी आपने लगाया हुआ है, और आपने उसको एक रेंटल इनकम देना शुरू कर दिया, तो आपको पूरा लिक्विडेशन हो गया और एक उसको आपने रेंटल हर साल के हिसाब से दे दिया. तो ये एक मॉडल अभी कई लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है. एंड विदाउट एनी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स, तो आपका कैश फ्लो जो है वो यू आर नॉट देन हैविंग, मतलब आपको 50 करोड़ वापस नहीं करना, वो आपका हो गया आपको, आप लेकिन 20 साल तक उसको 5-7% का रिटर्न उसके अगेंस्ट में देते रहिए, चूंकि वो प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं. कैन आई ऐड समथिंग टू दैट? तो उसके अलावा एक भारतीय सरकार ने एक प्रावधान किया हुआ है विच इज कॉल्ड हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हेफा, राइट. तो जो हेफा है उसका मैंडेट फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड टू फंडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली लाइक IITs, IIMs, IIITs, NITs एंड अदर्स. तो अगर उनको सुझाव ऐसा दिया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स बहुत है और इंडिविजुअल एकेडमिक इंस्टीट्यूट, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली या कोई कोचिंग क्लास इंडिविजुअली अगर जाके इतना सारी चीज़ें अकेले करना, ये संभव होना थोड़ा मुश्किल लगता है. इंस्टेड जो हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी है उसका अगर मैंडेट एक्सपांड किया जाए और उनको ये कहा जाए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट फंड रेज करना चाहती हैं उनको आप गाइड कीजिए और उनके लिए अप्रोप्रिएट इन्वेस्टर्स ढूंढिए. जैसे ग्रीन फंड्स है, ग्लोबली बहुत सारे ग्रीन फंड्स है. अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारा कार्बन क्रेडिट बना रही है, वहाँ का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, हो सकता है उनको उसमें इंटरेस्ट आ जाए. तो एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी जो ऑलरेडी बनी हुई है उसका दायरा बढ़ा के प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसमें इंक्लूड की जा सकती है. ये सॉर्ट ऑफ अ PPP मॉडल आप जैसे बता रहे हैं कि इसको मिक्स किया जा सकता है. हमने कैप जेमिनी की लैब खोली है. अब उसके अंदर उसके हमें वी इन्वेस्टेड अ लॉट बिकॉज उसमें बैंक अकेला लोन नहीं देता उस पर्टिकुलर लैब के लिए. वी इन्वेस्टेड, वी आर गिविंग दो सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स. अब मैं अगर मान लो फीस का पार्ट ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट में से मैं थोड़ा सा निकाल के बच्चों की 2 रसीद नहीं बना सकती कि क्योंकि मैं तेरे को कैप जेमिनी दी, कहेगा इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अस द टेक्नोलॉजी. तो वो आपके मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उसके लिए आप क्या करते हैं. उसके मतलब लीगल स्ट्रक्चर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है सो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के. एक तो कैपिटल एक्सपेंस है कि लैब बनाने के लिए मान लीजिए AR/VR लैब है, वर्चुअल रियलिटी और AR/VR या चिप मेकिंग है, दे आर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लैब्स. उसके लिए अगर वो कोई दूसरी एंटिटी पार्टनरशिप में अगर करना चाहे तो रेवेन्यू शेयर पर करने के लिए स्टूडेंट्स की जो फीस है दैट कैन बी इंक्रीज और इसमें एम्बेड हो सकती है. स्टूडेंट से पर हेड कॉस्ट लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन है उसमें इंक्लूड हो सकती है आपकी. मैं उसमें मेरा एक और एक एंगल है कि यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को दिक्कत ये होती है कि अगर हम फीस बढ़ाएं, जो अंडरलाइंग फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर मैं 1 मिनट बात करूं प्लीज. कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ अगर फ़ी बढ़ाती है तो ऐसे लगता है कि ये डिमांड इलास्टिक डिमांड है कि अगर फीस बढ़ाई हो सकता है 100 स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे. उसका जो अंडरलाइन की इसमें अगर हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं एट द सिस्टमिक लेवल कि जहाँ पे हर
लड़का है या लड़की जो भी चाहे उनको एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है। अगर एजुकेशन लोन मिलता रहा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो बेस्ट हॉस्पिटल जाने की वो पेशेंट कोशिश करता है क्योंकि उनको पता है कोई और पे कर रहा है। वैसे एजुकेशन लोन का अगर करना है तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जैसे नीरज जी ने बताया कोई भी लेंडर का फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि एबिलिटी और इंटेंट क्या है, क्या स्टूडेंट विल द स्टूडेंट बी एबल टू रीपे, मतलब उसके पास कोई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी क्या और उसके पास लिक्विडिटी होगी क्या, या फर्स्ट और दूसरा इंटेंट। तो एबिलिटी की अगर बात करें तो उसको पहले एम्प्लॉयबिलिटी अलोन इज नॉट अ सॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हैज टू हैपन। सो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि अगर हम 3 चीज़ें इंटरकनेक्ट करें, फर्स्ट चीज़ कि एजुकेशन लोन के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें ताकि उसको जॉब मिले, सेकंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि जो विकसित भारत का सपना जो हमने देखा हुआ है कि अगले 15 साल में इंडिया का जीडीपी 3.3 ट्रिलियन से अगर 10 ट्रिलियन करना है तो जो यूथ है उनको मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक ये स्ट्रक्चर मुझे समझ आता है कि सेक्टर स्पेसिफिक फुल्ली इंटीग्रेटेड क्लस्टर अगर बनाए, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हेल्थ केयर, अगर हम हेल्थ केयर लेते हैं तो हेल्थ केयर का स्टैंड अलोन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो करने के बजाय अगर हेल्थ केयर का क्लस्टर बन गया जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ टेक की कंपनीज हैं, जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो उससे जो एम्बेडेड लर्निंग होगा तो उससे मार्केट कहाँ जा रहा है ये पता होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या आ रही वो पता होगा, और उससे कस्टमाइज ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जा सकता है। एंड इट कैन बी एन ऑनगोइंग प्रैक्टिस कि नया ट्रेंड कौन सा आया, टेलीमेडिसिन आया तो लोगों को वैसे तैयार करो, मेडिकल टूरिज्म आया तो उस हिसाब से पूरा इकोसिस्टम वो बना सकते हैं। और ये अगर हम करें तो नीरज जी जैसे बता रहे थे कि अंडर राइटर के पास जब फाइल जाएगी तो वाई कि स्टूडेंट को ये कोर्स करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर अगर फंडामेंटल लेवल पर मिल जाता है तो सबको एजुकेशन लोन मिलना संभव होगा। और मैं ये एक लास्ट बात बोल के ये पॉइंट कंक्लूड करूंगा कि अगर हम डेवलप कंट्री जैसे यूएसए का जीडीपी $25 ट्रिलियन है, उनमें एजुकेशन लोन इज द सेकंड लार्जेस्ट एसेट क्लास, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स इज द टोटल स्टूडेंट लोन आउटस्टैंडिंग। हमारी पॉपुलेशन उनसे 4 गुना है, लेकिन सारे लेंडर्स पुट टुगेदर इंडिया का एजुकेशन लोन इज ओनली 15 बिलियन, बी एज इन बॉय। तो 15 बिलियन कहाँ और 1.7 ट्रिलियन कहाँ। एजुकेशन लोन सेक्टर हैज टू ग्रो, उसके बगैर हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिल सकता है क्योंकि फंडिंग वहीं से आएगा, और उसके लिए सिस्टमिक सोल्यूशन मतलब एट अ मैक्रो लेवल नीड्स टू बी फाउंड आउट इन माय ओपिनियन। लाइटर नोट कहना है, इसे एक होमवर्क है आप सबके लिए। यू नो पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। आपके इंस्टीट्यूट से 5,000 बच्चे साल के निकलते हैं, 2,000 निकलते हैं, 1,000 निकलते हैं, आपको उसका पूरा डेटा मेंटेन करना चाहिए। तो कल को आप अगर किसी बैंक को जाके बताएंगे कि मेरे स्कूल मेरे इंस्टीट्यूट से 8,000 बच्चे पास आउट हुए हैं पिछले 6 साल में, ये उनका रिकॉर्ड है, एवरेज सैलरी मेरे बच्चे की इतने लाख रुपए की है, तो बैंक का कॉन्फिडेंस टू फंड यू एंड योर स्टूडेंट्स गोज मच हायर। इसमें मैं अगर और एक पॉइंट अगर ऐड करूँ, एक डायमेंशन, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर मान्यवर हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो एक डिसरप्शन इसमें आ रहा है जहाँ तक मेरी समझ है या मेरा छोटा मोटा एनालिसिस है उस हिसाब से, कि पहले का जो एजुकेशन था, नॉलेज यूज टू बी ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि नॉलेज आ गया, अक्वायर कर लिया नॉलेज, तो एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ, कि मतलब मैंने जो कुछ डिग्री पाई है उस बेसिस पर मेरा मोरलेस मेरा पूरा लाइफ उस पर मैं गुजारा कर सकता था। लेकिन अभी हाफ लाइफ पीरियड इतना श्रिंक हो गया है, मतलब जो नॉलेज आ रहा है 5-6 साल बाद या 2-4 साल बाद ही वो ऑब्सोलीट होते जा रहा है और रिलेटिवली लेस रेलेवेंट होते जा रहा है। तो इसका क्या तरीका है? मुझे लगता है एक मॉडल इसमें से आप कुछ लोग सोच सकते हैं या कुछ लोग रोल आउट भी कर सकते हैं कि जब डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है तो हर आदमी को अनलर्न एंड रीलर्न करना जरूरी है, हर प्रोफेशनल को। सो कैन वी नॉट लुक एट एजुकेशन एज अ सर्विस, मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अचानक से वन टाइम 20 लाख 25 लाख फी करने के बजाय अगर हम ये कहें कि अगले 10 साल में हम यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल, पर ईयर इतनी कॉस्ट होगी, इतनी फीस होगी, एंड यू कैन कम बैक, और उस वक्त के जो रेलेवेंट
ट्रेंड्स होंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू अपस्किल यूर सेल्फ एंड बी रेलेवेंट, वो स्किल्स और वो नॉलेज यहाँ पर सिखाए जाएंगे. तो एजुकेशन एज अ सर्विस अगर हम देखें तो एक तो रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू होगी, एंड रेलेवेंस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड कंटिन्यू टू बी एब्सोल्यूट गोइंग फॉरवर्ड ऑन अ मिड टू लॉन्ग टर्म बेसिस. बिल्कुल अजय, थैंक यू वेरी मच. आपने हमारे को काफ़ी अच्छे गाइड किया.